हेलो बच्चों लोग, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर मजेदार से चैनल साइको टॉपर्स। सो सारे बच्चे आ गए। तो बच्चों, आज हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लास्ट वीडियो होगा। मतलब होपफुली आज हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलो फिर स्टार्ट करें। हाउस द जोश। वैसे मुझे पता है किसी ने हाय बोला नहीं होगा, तो चलो यार हम स्टार्ट ही कर देते हैं। तो बच्चों, अगले टॉपिक पर आने से पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देखो, हमने पहले पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि जो मेटल्स मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज में होते हैं, जो मिडिल में होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के, उसको हम कैल्सिनेशन या रोस्टिंग के थ्रू रिफाइन करते हैं। ठीक है। अब जो मेटल्स बॉटम में होते हैं, इसको आप मेटलर्जी के जो मैंने वो लिखवाए थे प्रिंसिपल्स, इसको आप मेटलर्जी के प्रिंसिपल्स का थर्ड पॉइंट भी मान सकते हो। ठीक है। ठीक है। तो जो मेटल्स बॉटम में होते हैं, मतलब जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, वो मेटल कहाँ पर, वो मेटल ना नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। मतलब उनको रिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। सो मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज लाइक गोल्ड, सिल्वर, लेड एंड कॉपर। ठीक है ना? ये जो मेटल्स हैं, ठीक है, अब इसमें एक्सेप्शन भी आएगा। इसमें एक्सेप्शन कौन सा है? एजी, सिल्वर और कॉपर, ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। तो आप खाली ये दोनों लिखना। ठीक है। एयू और पीबी, जो गोल्ड है और लेड है, ठीक है, ये नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक। आर फाउंड इन नेटिव ऑफ फ्री स्टेट। ऑलराइट, इन नेचर। मतलब हम इसे जो ज़मीन से डायरेक्ट निकाल के यूज़ कर सकते हैं, इन्हें रिफाइन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है। बट हाँ, कुछ कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं इनमें भी, तो थोड़ी बहुत प्योरिफिकेशन मेथड्स होते हैं। बट एज़ कम्पेयर टू अदर मेटल्स, जैसे वो ओर्स के साथ पहले निकालते हैं, मेटलर्जी प्रोसेस होता है जो पहले ओर्स में से मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको तरह तरह के प्रोसेस से रिफाइन करते हैं, जैसे कैल्सिनेशन, रिडक्शन, रोस्टिंग के थ्रू जैसे रिफाइन करा जाता है। इनमें ये सब झंझट नहीं होता, ये खाली फ्री स्टेट में पाया जाता है नेचर में। सो इन्हें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती रिफाइन। ओके। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? अच्छा, एक्सेप्शन याद रखना है इसमें, ए जी एंड सी यू, सिल्वर और कॉपर, इसको हम, हाँ चलो मैं नीचे लिख देता हूँ, एज अ फोर्थ पॉइंट मान लो। ओके। जो सी यू, कॉपर और सिल्वर होता है, उसको हम रोस्टिंग के थ्रू रिफाइन करते हैं, रोस्टिंग के थ्रू प्योर करते हैं। ठीक है। अभी हमने यही तो पढ़ा ना कि अब देखो, कोई कोई हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स थे या फिर ओर्स थे, हमें उसको रिफाइन करके, उसको प्योर करके, हाँ तो बच्चों ठीक है, जो कॉपर और सिल्वर होता है उसको हम रोस्टिंग के थ्रू रिफाइन करते हैं। ठीक। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, अब देखो हमने पहले रिडक्शन पढ़ा था कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो मिडिल में पाई जाती है रिएक्टिविटी सीरीज के, उसको हम कोक के थ्रू रिफाइन करते हैं। ठीक है ना? कोक के साथ हीट करते हैं जिससे हमें मेटल मिल जाता है। ठीक है। इसमें हमने एक एग्जाम्पल लिखा था ZnO का, है ना, जिंक ऑक्साइड को। जब हमने कार्बन के साथ, मैंने पहले बताया था कोक को एज ए कार्बन क्यों लिखा है, क्योंकि कार्बन इज अ मेन कॉम्पोनेंट ऑफ कोक। ओके। कार्बन एक मेन कॉम्पोनेंट है कोक का। ओके। तो हमें क्या मिल गया था? जिंक मिल गया था अपना, है ना, और कार्बन मोनोऑक्साइड मिली थी। ठीक है। तो हमें ये मेटल ही तो चाहिए अपना, जिसको हम यूज़ में ला सके। हमारे पास जिंक ऑक्साइड था, भाई जिंक ऑक्साइड को तो यूज़ कर नहीं सकते, हम जिंक को चाहिए ना, हमें जिंक मेटल चाहिए एक। तो इसलिए हमने कार्बन के साथ या फिर कोक के साथ इसको रिएक्ट करवाया, हीट करा, और हमें जिंक मिल गया अपना। ठीक है। ये था हमारा रिडक्शन विद कोक। ठीक है। अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट आता है रिडक्शन ऑफ सम मेटल या फिर रिडक्शन विद एल्यूमिनियम। ठीक है। रिडक्शन ऑफ सम मेटल्स, ऑक्साइड, याद रखना भाई मैं ऑक्साइड्स की बात कर रहा हूँ। पेपर में अगर आप खाली मेटल्स लिख के आ गए ना फ्लो में, तो आपके मार्क्स पूरे कट जाएंगे, इस लाइन का कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर मेटल ऑक्साइड्स ही मेन है। मेटल से पूरा सेंटेंस ही अलग हो जाएगा। ओके। अब देखो, ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमने देखो रिडक्शन पहले कोक पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे एल्यूमिनियम से रिडक्शन। मतलब यहाँ पर कार्बन की जगह सिर्फ एल्यूमिनियम आ जाएगा, बस इतना सा चेंज और कुछ नहीं है। ठीक है। अब ये याद रखो कि जो रिडक्शन ऑफ सम मेटल, मतलब जब हम एल्यूमिनियम का यूज़ करके किसी मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस करते हैं, ठीक है ना, रिडक्शन के थ्रू किसी मेटल ऑक्साइड को एल्यूमिनियम का यूज़ करके रिफाइन करते हैं, या फिर किसी मेटल ऑक्साइड को एल्यूमिनियम से रिड्यूस करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्माइट प्रोसेस। क्या कहते हैं? थर्माइट
प्रोसेस। ओके, ये अपने दिमाग में बिठा लेना, ये 1 मार्क का क्वेश्चन में आता है या फिर कभी कभी 5 मार्क का क्वेश्चन में भी आता है कि एक्सप्लेन थर्माइट प्रोसेस। ओके, सो देखो थर्माइट प्रोसेस में क्या होता है, अभी मैंने बता दिया कि बस कार्बन की जगह एल्यूमिनियम आएगा। मतलब जैसे हमारे पास मेटल होता है मैंगनीज, ठीक है, या फिर आयरन हो गया, क्रोमियम। ज़रूरी नहीं है कि जो एल्यूमिनियम में होगा वो कोक के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। कोई कोई मेटल्स ऐसे होते हैं जो दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे आयरन है, आयरन कोक के साथ भी रिएक्ट करता है और ये एल्यूमिनियम के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। क्रोमियम है, ठीक है। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, ऑक्साइड्स आर रिड्यूस्ड यूजिंग एल्यूमिनियम मेटल। ओके, अब देखो ये रिड्यूस क्यों होते हैं एल्यूमिनियम मेटल से, क्योंकि आप इसकी रिएक्टिविटी सीरीज अगर देखोगे ध्यान से तो एल्यूमिनियम से सारे ये लेस रिएक्टिव है ना। एल्यूमिनियम के सारे नीचे आते हैं ये, इस वजह से ये एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो ब्रैकेट में लिख देते हैं हम मोर रिएक्टिव देन दीज, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव नहीं किया मैंने गलती से, चलो कोई बात नहीं, रिएक्टिव देन दीज मेटल्स, ठीक है। और इंस्टेड ऑफ कार्बन, ओके, सो व्हाट इज थर्माइट प्रोसेस, या फिर व्हाट इज रिडक्शन ऑफ सम मेटल्स बाय यूजिंग एल्यूमिनियम मेटल। सुनो, मैंगनीज, आयरन, क्रोमियम जैसे ये जो मेटल्स ऑक्साइड्स होते हैं, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं इसको हम एल्यूमिनियम का यूज़ करके, एल्यूमिनियम मेटल का यूज़ करके हम रिड्यूस करते हैं। और ये रिड्यूस क्यों होते हैं एल्यूमिनियम से, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से कम रिएक्ट होते हैं, ठीक है ना। एल्यूमिनियम इनसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ओके, इंस्टेड ऑफ कार्बन, ना कि कार्बन से या फिर कोक से, ओके। तो इसका हम एग्जांपल देते हैं, जैसे आयरन ले लेते हैं Fe2O3, ये पता है ना क्या है, हेमेटाइट आयरन का ओर है, इससे हमें आयरन मिलेगा, ठीक है। अब हम इसको एल्यूमिनियम के साथ जब हीट करेंगे या फिर एल्यूमिनियम के साथ जब हम रिएक्ट करवाएंगे इसका, है, या फिर रिड्यूस करेंगे, कुछ वैसे रिड्यूस ज़्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड है, ओके, तो रिड्यूस लिखना हमेशा, ठीक है। तो हमें मिलेगा आयरन, ठीक है, हमारा आयरन हमें मिल जाएगा, और Al2O3, जिससे हमें ज़्यादा कोई मतलब होता नहीं है। हमें तो भाई अपना मेटल चाहिए ना, हमें तो आयरन चाहिए, हमें बस आयरन ऑक्साइड से आयरन निकालना है, तो हमें वो मिल गया, ठीक। अच्छा, अभी जो आयरन निकला है ये पता है कौन सी स्टेट में होता है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, वैसे याद रखने की चीज़ है, ठीक है ना। अब देखो ये जो आयरन ऑक्साइड को जब हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं ना, तो जो आयरन हमें मिलता है वो मॉल्टन स्टेट में होता है। किस स्टेट में होता है, मॉल्टन स्टेट में होता है, ओके। अब ये मॉल्टन स्टेट में क्यों होता है मैं बताता हूँ। हाँ भाई, तो ये मॉल्टन स्टेट में क्यों होती है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी है, एक्सोथर्मिक, याद है ना एक्सोथर्मिक कौन सी होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट ज़्यादा रिलीज होती है, बहुत ज़्यादा है ये, इट इज़ अ वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है इसमें, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है इसमें से, ठीक है ना। इस वजह से जो आयरन है वो हमें मॉल्टन स्टेट में मिलता है, ठीक। अब ये जो मॉल्टन स्टेट में आयरन होता है इसका क्या यूज़ है, ये जो होता है ना, ये आयरन, ये हमें रेलवे ट्रैक्स बनाने में यूज़ होता है। किस में होता है, रेलवे ट्रैक्स में। अब एक बात बताओ, जब आयरन हमें सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, अब जब हमें सॉलिड फॉर्म में मिलेगा तो रेलवे की शेप, रेलवे ट्रैक से शेप लाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। और अगर हमें मॉडल शेप में मिलेगा तो हम इजीली कोई सी भी शेप में हो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए स्मॉल्टन स्टेट के आयरन को हमें रेलवे ट्रैक्स बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक, ओके। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ, तो बालों को अभी रिडक्शन हमारा ख़त्म नहीं हुआ, हमने देखो कोक के साथ कर लिया, एल्यूमिनियम के साथ कर लिया। अब हम उसमें से थोड़ी बिजली पास करवाएंगे, मतलब उसको 440 वोल्ट का झटका भी देंगे, ठीक है ना। अब देखो, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ओके। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब देखो, जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है ना, सिंपल है, इसमें बस हम रिड्यूस करना है मेटल्स को बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये ध्यान से समझना मेरी बात, ठीक है। जैसे हमारे पास मेटल्स होते हैं ना, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं या फिर कोई मेटल होते हैं, ठीक है, उसको हम प्योरीफाई कैसे करते हैं, पहले इसके एग्जांपल्स देख लो। जो एल्यूमिनियम, कॉपर, टिन, लेड, ठीक है, गोल्ड, जिंक और क्रोमियम, ये जो मेटल्स होते हैं ना, ये इसकी हेल्प से
प्योरीफाई होते हैं, ठीक है ना। ये मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से प्योरीफाई। ओके, अब देखो ये यूज़ कैसे होते हैं, ये प्योरीफाई कैसे होते हैं, या फिर देखो हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है, मान लो ये सॉल्यूशन है, ठीक है ना, इसमें क्या है, मेटल्स है, सॉल्ट्स ऑफ मेटल सॉल्यूशन है, या फिर मेटल्स बोल दो खाली, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर सॉल्ट्स ऑफ मेटल लिखोगे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, ठीक। ये सॉल्यूशन है एक, ठीक है ना। अब इस सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ये जो सॉल्यूशन है ना वो एज अ इलेक्ट्रोलाइट वर्क करेगा, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन एज अ इलेक्ट्रोलाइट वर्क करेगा, और जो हमारे जितने भी इम्प्योर मेटल्स होंगे ना, जितने भी इम्प्योर मेटल्स होंगे, हाँ, तो जितने भी इम्प्योर मेटल्स होंगे ना हमारे, वो एज अ एनोड काम करेंगे, ठीक है ना। जैसे मतलब यहाँ पर एनोड है, ठीक है ना, इसमें एनोड और कैथोड तो पता है ना आपको, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, है ना। अब देखो जैसे एनोड है, ये सारे इम्प्योर मेटल्स है, इम्प्योर मेटल्स हमारे एनोड है, ठीक है, ठीक है भाई। अब जब इम्प्योर मेटल एनोड है तो प्योर मेटल कौन से होंगे, कैथोड, ठीक है ना। तो जो जितनी भी प्योर मेटल्स हैं उसको हम एज अ कैथोड काम करवाएंगे, ठीक है ना। जितनी भी प्योर मेटल की या स्ट्रिप ले लो, कुछ भी ले लो, उसको हम एज अ कैथोड लिखेंगे, ठीक है ना, एज अ कैथोड लेंगे, ठीक। जितने भी प्योर मेटल्स हैं वो सारे एनोड हैं, जितने भी प्योर मेटल्स हैं वो सारे कैथोड हैं, ठीक। अब देखो जब हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे, ये होता है ना बिजली का साइन, जब बिजली कड़कती है, यार कुछ भी ले लो, छोड़ो यार मेरे को नहीं आता, ठीक है ना। जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, 440 वोल्ट का झटका देंगे, तो जितने भी यहाँ पर जब हम इसमें से 440 वोल्ट का झटका देंगे, या फिर जब इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, तो पता है क्या होगा, जितने यहाँ पर ये इम्प्योर मेटल्स है ना, इसमें जितनी भी प्योरिटीज़ हैं भाई, देखो कोई पूरा इम्प्योर नहीं होता, ठीक है ना। अब मेटल्स में कुछ तो प्योरिटी होगी ना, कुछ तो ये साफ़ सुथरी होगी अंदर से, पूरी थोड़ा इम्प्योर होगी, है ना। चलो मैं दूसरे उसमें बताता हूँ, क्लियरली होगा, ठीक है ना। इसमें थोड़ा घिचपिच हो गया ना। अब देखो ये मान लो सॉल्यूशन है, ये वाला सॉल्यूशन है, इसको भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब हम खाली एनोड ले रहे हैं, ठीक है ना, और ये क्या है, इम्प्योर मेटल्स, याद है ना, ये एनोड है, ठीक। अब जितने भी जब उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, तो जितने भी इसमें प्योरिटीज़ होगी ना, वो हमारी यहाँ पर जैसे कैथोड है, ठीक है ना, वैसे होता अलग अलग है, ठीक है ना। तो जितने भी यहाँ पर हमारी प्योरिटी होगी ना इसमें, वो सारी कैथोड में आ जाएगी और वहाँ पर जाके डिपॉजिटेड हो जाएगी। तो हमारा कैथोड हो गया प्योर मेटल्स का पूरा, ठीक है ना, पूरी प्योरिटी हमारी कैथोड में है, ठीक है। तो हमारी वो अलग से रिफाइन हो गई ना, बिल्कुल प्योर हो गई ना। अब देखो यहाँ पर हमें एज अ फिल्टर पेपर देखा है कभी, जो फिल्टर्स वगैरह में लगता है ना, अगर हम पानी डालते हैं तो सारे जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो ऊपर ऊपर आ जाती है ना। वैसे ही सॉल्यूशन में होगा, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होगी वो सॉल्यूशन में रह जाएगी, और जो प्योर होगा, बिल्कुल प्योर मेटल होगी, या फिर इसे मान लो फिल्टर के केस में जितना भी साफ़ पानी होगा ना, ये जितना भी साफ़ मेटल्स वगैरह, अभी हम मेटल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वो सारी कैथोड में जमा हो जाएगी, ठीक है ना, सारी कैथोड में डिपॉजिट हो जाएगी। आई बात समझ में। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक सॉल्यूशन ले रहे हैं मेटल्स का, ठीक है, और उसमें जो एनोड है, ठीक है ना, एनोड है वो हमारा एज ए इम्प्योर मेटल काम कर, ठीक है। एनोड में हम सारी इम्प्योरिटीज़ रखेंगे, सारी इम्प्योर मेटल्स रखेंगे, और कैथोड में हमारी प्योर मेटल्स आएंगे, ठीक है। तो जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज़ होगी वो सारी सॉल्यूशन के अंदर ही रह जाएगी, सारी सॉल्यूशन के अंदर रह जाएगी, और जो हमारी जितनी भी प्योरिटीज़ होगी प्योर मेटल्स में, कुछ कुछ जो भी प्योर होगा उसके अंदर, है ना, जो भी कुछ साफ़ सुथरा बचा होगा वो सारा हमारा कैथोड में आ जाएगा। ओके, आई बात समझ में। तो यही है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ओके ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा इजी सा टॉपिक है हमारा नेक्स्ट वाला, तो पहले पढ़ भी रखा होगा तुमने। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोरोशन। अब आधे बच्चे बोलेंगे भाई ये तो सुना सुना सा लग रहा है। अरे भाई सुना सुना सा क्या, तो मैं पढ़ भी रखा है, सारी क्लास में, मोस्टली हर क्लास में कोरोशन आता है, ठीक है ना। अब कोरोशन का मतलब क्या होता है, कोरोशन ऑफ मेटल्स, ठीक है ना, यहाँ पर मेटल्स लिख देते हैं। अब देखो कोरोशन ऑफ मेटल्स, कोरोशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मेटल का सड़ना, ठीक है ना, सड़ना मतलब होता है बस, ठीक। कोरोजन ऑफ मेटल्स मतलब मेटल का सड़ना, बस बात खत्म, यही है। अब देखो अब मेटल सड़ती कैसे, हमारी देखो जो एयर है वो किसी एक गैस से तो बनी है नहीं, है ना भाई, उसमें डिफरेंट डिफरेंट गैसेज है, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कितनी सारी गैसेज है ना। तो वो जो मेटल्स होती हैं, वो जो गैसेज होती है ना, अब देखो मान लो ये एक मेटल है,
ये मेटल की बहुत बड़ी मूर्ति है, ठीक है, और ये हमारी सारी एयर है, ठीक है ना। अब एयर से तो ये बच नहीं सकती ना, तो लगातार इस पे एयर आ रही है, लगातार हवा लग रही है इस पर, ठीक है ना, और उसमें O2 है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड लगातार इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद ना ये मेटल ख़राब होने लग जाएगी, सड़ने लग जाएगी, ठीक है। और हम इसी को ही कहते हैं करोजन। ओके, सो स्लो डिस्ट्रक्शन, ये ऐसा नहीं है बिल्कुल जैसे अभी ये 1-2 घंटे में ख़राब हो गई मेटल, ऐसा नहीं है, सालों सालों में ख़राब होती है, पर होती ज़रूर है। इसका मैं तुम्हें बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ। पहले एक सेकेंड। स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस, ऑन देयर सरफेस, उनके सरफेस पे जब केमिकल रिएक्शन होती है बाय ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन्हें, ठीक है, या फिर एसिड्स, एयर में एसिड्स भी थोड़े थोड़े होते हैं, ठीक है, ऑफ द एटमॉस्फेयर is known as corrosion, ठीक है। स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है ना, जब मेटल्स धीरे धीरे सड़ने लग जाती है, धीरे धीरे ख़राब होने लग जाती है, किसकी वजह से, केमिकल रिएक्शन की वजह से। किसका, जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी भी हमारी एयर में गैसेस प्रेजेंट है, जब वो उस मेटल के साथ रिएक्ट करती है, केमिकली रिएक्ट करती है, तो हमारी मेटल जो होती है वो धीरे धीरे ख़राब होने लग जाती है, और इसी को हम कहते हैं कोरोजन, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ इसका, शायद तुम्हें कभी पता भी नहीं हो, और पता है तो बहुत अच्छी बात है। आपने कभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखी है? वैसे यार तुम रियल लाइफ में तो बहुत कम ने देखी होगी, है ना, पर मैं टीवी वगैरह में तो देखी है ना, फोटो वगैरह में। हाँ, तो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना, वो कैसी कलर की है? ग्रीन कलर की है ना। अब पता है तुम्हें, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो कॉपर की बनी हुई है, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो कॉपर की बनी हुई है, और कॉपर तो कभी ग्रीन कलर का होता है नहीं, वो ब्राउनिश होता है ना थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी थी वो भी पहले ब्राउनिश ही थी, उसमें करोजन हुआ है जिसकी वजह से वो ग्रीन कलर का चेंज हो गया उसके, है ना, जिसकी वजह से वो ब्राउन से ग्रीन कलर में चेंज हो गई। और देखो ग्रीन कलर का कितना अच्छा लग रहा है ना। ब्राउन कलर का खैर हमने कभी देखा नहीं होगा, पर क्या पता ब्राउन कलर का भी अच्छा लग रहा हो, पर ग्रीन कलर का आई थिंक ज़्यादा अच्छा लगेगा, और ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि उस पर करोजन हुआ है, ठीक है ना। जो हमारी स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, या इस मूर्ति को ही मान लो यार, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ठीक है ना, इस पर बहुत टाइम से हो रहा था, बहुत टाइम से। देखो कितने साल पुरानी है ना हमारी मॉन्यूमेंट है, जो कितना साल पुराना है। वर्ल्ड्स ऑफ वंडर में आता है ना, 7 वर्ल्ड्स ऑफ वंडर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी शायद आता है, नहीं आता, आता होगा यार, नहीं आता तो कोई बात नहीं यार। अब देखो, जो जैसे ये मान लो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इसमें कितने साल पुरानी है वो, तो है ना, कितने सालों से एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस प्रेजेंट होगी उस पर रिएक्ट कर रही होंगी लगातार, तो उसका जो कलर है वो धीरे धीरे ग्रीनिश हो गया। देखते हो ना अभी जितनी फोटो में ग्रीनिश ही लगती है, पर वो कॉपर से बनी हुई है और वो ग्रीनिश हो गई क्योंकि उसमें करोजन हो गया, ठीक है ना। तो ये था इसका बेस्ट एग्जांपल। या फिर एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं तुम्हें। कभी अगर तुम्हारी मम्मी के पास कोई सिल्वर की ज्वेलरी वगैरह हो, या सिल्वर की कोई भी चीज़ हो, तो तुम देखना अगर वो थोड़े टाइम तक स्टोर कर लेना तो उसमें ब्लैकनेस आ जाती है ना, काली सी पड़ जाती है वो, और फिर उसको हम पॉलिश करवाने ले जाते हैं, है ना। अब वो कालापन क्या होता है, वो जो ब्लैकनेस आ जाती है ना, जो ब्लैकनेस आ जाती है सिल्वर में, वो भी कोरोजन ही होता है। सिल्वर कोरोड हो जाती है, या सिल्वर में कोरोजन हो जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लैक हो जाती है, काला सा बनने लग जाता है उसमें, ठीक है ना। तो ये भी कोरोजन का एग्जांपल है। ओके, अच्छा एक और एग्जांपल, ये तुमने लाइव देखा होगा, सबने देखा होगा ये मोस्टली, जितने भी लोहे से बनी चीज़ होती हैं उनमें जंग लगने लग जाता है कुछ टाइम बाद, है ना। वैसे हम इसको रस्टिंग बोलते हैं, पर ये भी कोरोजन का ये पार्ट है, ठीक है ना। वैसे इसको रस्टिंग की स्पेसिफिकेशन कर रखा है कि जंग लगने को कहते हैं हम रस्टिंग। ओके, तो जितने भी आयरन की जो मेटल्स होते हैं, आयरन जो जिससे भी आयरन मेड चीज़ होती हैं, जितने भी लोहे से वगैरह से जितने भी बने होते हैं, आप कील ही देख लो, एक कील ठोक के देख लो, अब कुछ साल बाद देखोगे उसमें ब्राउनिश हो जाएगी थोड़ी, है ना, क्योंकि उसमें कोरोजन हो गया या फिर उसमें रस्टिंग हो जाती है, ठीक है ना। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं कोरोजन के। ये ना लिखो तो, क्योंकि देखो टीचर को कोई भरोसा नहीं होता कैसे मूड में होती है, तो अगर रस्टिंग स्पेसिफाई कर रखा है और कोरोजन अलग अलग कभी कोई भी टॉपिक आ जाता है, तो रस्टिंग में आयरन का आएगा और कोरोजन में सिल्वर का आ जाएगा, और ये कॉपर का, ठीक है ना। कॉपर क्या होता है, ग्रीनिश हो जाता है,
और सिल्वर ब्लैकिश या ब्लैकनेस आती है सिल्वर में। ओके ना, तो ये था करोजन हमारा। ओके, अच्छा अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसको बचा कैसे सकते हैं, मतलब किसी मेटल को हम सड़ने से कैसे बचा सकते हैं, प्रिवेंशन है ना। तो फर्स्ट आता है हमारा बाय पेंटिंग, मतलब उस पर चमचमाता हुआ अच्छा अच्छा पेंट मार दो, मेटल पहले जैसी हो जाएगी तुम्हारी, है ना भाई। तो फर्स्ट आता है हमारा बाय पेंटिंग, ठीक है। सेकंड आता है बाय इट्स ओन ऑक्साइड लेयर, बाय इट्स ओन ऑक्साइड लेयर। अब देखो जैसे सिल्वर की चीज़ है उस पर कोरोजन हो गया, ठीक है ना, तो उस पर आप सिल्वर ऑक्साइड चढ़ा दो, ठीक है, तो वो पहले जैसी हो जाएगी, ठीक ठीक है। थर्ड आता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और शायद तुमने पहले पढ़ा भी हो, पर मुझे पता है आधे से ज़्यादा बाल को वो ये याद नहीं होगा। ओए स्पेलिंग गलत हो गई, गैल्वनाइजेशन, सुना है, सुना से तो होगा। देखो मैं तुम्हें ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि ये तुमने पहले पढ़ रखा है, अब तुम खुद जाके पढ़ोगे इसको, गूगल बाबा से पूछो चाहे किसी से पूछो, पर तुम ये खुद पढ़ोगे। पर हाँ मैं तुम्हें पढ़ा देता हूँ फिर भी लाइट सा, ठीक है ना। अगर तुम्हें डीप में जाना ना, बिल्कुल गहराई में, तो तुम खुद पढ़ना। देखो गैल्वनाइजेशन होता है कोटिंग ऑफ जिंक, कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन। जब हम जब हम जिंक को आयरन पे कोट करते हैं, आयरन पे चढ़ाते हैं या आयरन पे लेयरिंग करते हैं जिंक की, तो उसको हम गैल्वनाइजेशन बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम गैल्वनाइजेशन बोलते हैं। आया थोड़ा थोड़ा याद। अब देखो हमारा जो फोर्थ है वो क्या है, बाय मेकिंग एलॉयज, या फिर एलॉयज बना दो, सिंपल है, रस्टिंग का चक्कर ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि एलॉयज होता है उस पर जल्दी से रस्टिंग लगती नहीं है। अब देखो आधे बच्चे सोच रहे होंगे मैं एलॉय तो कर रहा हूँ, अब ये एलॉय होते क्या है, पहले पढ़ा तो होगा पर भूल गए, चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ, ओके, बट दिस इज़ वन एंड लास्ट टाइम, ओके, तो ध्यान से सुनना। नाउ व्हाट इज़ एलॉय। तो बच्चों एलॉय क्या होता है, एलॉय एक मिक्सचर होता है किसका, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का, या फिर मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स, ठीक है, समझे नहीं समझे, ठीक है। जैसे ये मान लो एलॉय है, अब ये एलॉय किससे बना होगा, या तो इसमें कोई दो मेटल्स जुड़ी होंगी, ठीक है ना, या तो इसमें दो कोई मेटल्स जुड़ी होंगी जब जाके हमें एलॉय मिला होगा। जैसे मान लो यहाँ पर हमें कॉपर जोड़ी और यहाँ पर जिंक है, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमें हमारा एक एलॉय बनेगा, कौन सा, ब्रास। ओके, ब्रास किससे बनता है, कॉपर और जिंक से। जब जैसे कॉपर एक मेटल है और जिंक एक मेटल, जब इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें ब्रास मिल जाएगा, और ब्रास का एक एलॉय, ठीक है, आई बात समझ में। या फिर चाहे हम मेटल मिलाए चाहे नॉन मेटल मिलाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम मेटल और नॉन मेटल का भी फ्यूजन करवा सकते हैं। अब जिंक नहीं आएगा इस केस में, ठीक है ना, हम मेटल और नॉन मेटल का भी फ्यूजन करवा सकते हैं, इससे भी हमें एलॉय ही मिलता है। सो एलॉय इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर पता है ना, जिसमें कोई सुराग नहीं रहता, ये बोल सकते हो तुम। सीआईडी देखते हो, मैं तब तक देखता हूँ यार, क्या करूँ, पसंद आया यार, उसमें दया की एंट्री अच्छी लगती है, दया दरवाज़ा तोड़, चलो छोड़ो यार। द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट, मोर मेटल्स, ओके, और अ मेटल और अ नॉन मेटल, कुछ भी चलेगा, मेटल या नॉन मेटल, इज कॉल्ड एन एलॉय, ओके। अब देखो भाई, होमोजीनियस मिक्सचर पता है ना, मेलॉय एलॉय इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स और नॉन मेटल्स इज कॉल्ड एन एलॉय, ठीक है। अब देखो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर वो होमोजीनियस, याद है ना, होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें हमारा कोई भी सुराग नहीं बचता, या फिर वो मिक्सचर जो पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, ठीक है। अब देखो मैं आपको हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल लेता हूँ, मतलब जो होमोजीनियस नहीं होते, ठीक है ना। आप कभी पानी में तेल डालना, अब जो तेल होगा ना, जो ऑयल होगा, वो ऊपर ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा, अब वो पानी के साथ तो मिक्स नहीं हुआ ना, मतलब वो होमोजीनियस नहीं है। और कभी आप पानी में आप ग्लूकोज मिला लो, आप चीनी मिला लो, सॉल्ट मिला लो, कुछ मिला लो, आप जब उसको मिलाओगे तो उसमें आप पियोगे, जब आपको टेस्ट भी आएगा और वो पूरी तरह से डिज़ोल्व भी हो जाएगा वाटर में,
तो ऐसे मिक्सचर्स को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो आप जब ऐसे कोई मेटल्स इन दोनों, जैसे हमने एलॉय बनाया ब्रास, ठीक है, जब हम कॉपर और जिंक को मिलाएंगे तो वो पूरी तरह से मिल जाएंगे, हमें पता नहीं लगेगा कि कौन सा कॉपर है कौन सा जिंक है, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे जब हमें ब्रास मिल जाएगा, ठीक है। तो एलॉय इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स, ओके। और अ मेटल और नॉन मेटल, ओके। हमें मेटल और नॉन मेटल का करवाओ या फिर मेटल का करवाओ, मिलेगा हमें एलॉय, ओके। आपको एक दो और एग्जांपल देता हूँ। एक तो ब्रास होगा कॉपर और जिंक का, ठीक है। इसमें क्या होता है 80% कॉपर होती है और 20% जिंक होती है, ठीक है, जब जाके हमारा ब्रास बनता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा ब्रॉन्ज देखो, तो ब्रॉन्ज में क्या होता है, कॉपर होता है 90%, ठीक है। और एसएन, आपको मैं एसएन बताता हूँ क्या होता है। क्या छोड़ो यार, ये तुम एसएन ना आगे वाली क्लास में पढ़ोगे, क्योंकि अभी मैं बताऊँगा तो तुम कन्फ्यूज़ होगे, ठीक है। तो हम कोई और एग्जांपल लेते हैं इजी सा, जो तुमने सुना भी हो। स्टील तो सबने सुना है ना। हाँ, तो जो स्टील होता है ना वो आयरन से बनता है और साथ साथ उसमें कार्बन मिलाया जाता है थोड़ा सा, ठीक है ना। कार्बन और आयरन से हमारा स्टील बनता है, ठीक। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1.7% या फिर 0.15% मिलाया जाता है कार्बन, इससे ज़्यादा नहीं मिलाया जाता, बहुत कम अमाउंट में कार्बन मिलाया जाता है, ठीक है। और जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें बस कार्बन की जगह क्रोमियम मिला देते हैं, ठीक है। कार्बन की जगह हम क्रोमियम मिलाएंगे तो हमारा स्टेनलेस स्टील मिल जाएगा। पर ऐसा नहीं है कार्बन के अमाउंट में ही मिलाया जाएगा। स्टेनलेस स्टील 11 to 12% मिलाया जाता है, 11 to 12% हमारा स्टेनलेस स्टील मिलाया जाता है, या सॉरी 11 to 12% हमारा क्रोमियम मिलाया जाता है, जब जाके हमारा स्टेनलेस स्टील मिलता है, ठीक है। आयरन और 11 to 12% हम जब क्रोमियम मिलाते हैं तो हमें स्टेनलेस स्टील मिलता है। और स्टील किससे मिलता है, खाली स्टील, आयरन और कार्बन से, ओके, ठीक है। तो यही होता है आपका चैप्टर का दी एंड। जाओ और मौज करो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ। सो तब तक सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।